हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए समावयवता का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा है ना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आपने पढ़ा है मध्यावयवता के बारे में, मतलब लास्ट में अंत में मध्यावयवता के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मध्यावयवता में क्या होता है, सबसे विशेष पॉइंट रख लें कि मध्यावयवता में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह जो भी हैं, बहुबंध वगैरह जो भी हैं, इनकी प्रकृति सेम रहने वाली। क्रियात्मक समूह, अगर मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह है, कीटोन मान लीजिए है या ईथर है, तो उसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी। लेकिन जो क्रियात्मक समूह में बहुसंयोजी परमाणु होगा, ये समझ लें आप लोग, जिसकी संयोजकता 1 से ज्यादा होगा, उसके जो है उसमें एल्किल समूहों की प्रकृति अलग अलग होगी। जो क्रियात्मक समूह समान रहेंगे वहां क्या होगा, क्रियात्मक समूह समान रहेंगे, लेकिन वहां एल्किल समूहों की प्रकृति क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। दोनों एथिल एथिल हो जाए या एक मेथिल एक प्रोपिल हो जाए, नेचर्स अलग हो जाएगा। ये मध्यावयवियों की पहचान का तरीका है। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है चेन आइसोमेरिज्म ना, श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता, यहाँ भी क्रियात्मक समूहों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रियात्मक समूह समान प्रकार के होते हैं कहाँ, चेन आइसोमेरिज्म में और पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी क्रियात्मक समूहों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और मध्यावयवता में भी क्रियात्मक समूहों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी ध्यान दें आप, कभी कभी यदि आप मध्यावयवता में चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म इन दोनों को देख पाए तो उन दोनों को नेग्लेक्ट कर देना है। अगर मध्यावयवियों में आपको चेन आइसोमेरिज्म में देखने को मिल रहा है और पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखने को मिल रहा है, तो उन दोनों को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट करके केवल किस पे ध्यान देना है, हाँ मेटामेरिज्म, मध्यावयवता पर। ठीक है, और समावयवता के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इसमें छांटना है आपको। ये समावयवता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको छांटना है कि मतलब कि उनमें क्या संबंध है, चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स हैं कि मध्यावयवी है। अंग्रेजी में मेटामर्स कहा जाता है, मध्यावयवियों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मेटामर्स। यही छांटना है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, जो इसमें पहला प्रश्न है, ठीक है, यहां देखिए आप, ये आपका फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये कौन सा एमीन है, सेकेंड डिग्री एमीन है। तो अगर एमीनों की डिग्रियां चेंज होती हैं तो वो आपस में कौन से समावयवी होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। ठीक है, पोजीशन तब होता, ध्यान दें आप, ये पोजीशन स्थान समावयवी तब होते जब अगर ऐसा रहा होता, जैसे मान लो यहाँ ऐसा है ना, हाँ, जैसे NH2 है ऐसा, अगर CH3 यहाँ चला आता या यहाँ चला आता तो उस केस में ये सब क्या होते, ये दोनों एमीनो की डिग्रियां सेम है और मेथिल के पोजीशंस बदल रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, स्थान समावयवी। लेकिन आप इसमें इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें देखें आप तो एमीनो की डिग्री बदल रही है, फर्स्ट डिग्री एमीन है, सेकेंड डिग्री एमीन, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी। अंग्रेजी में लिख सकते हैं FI, फंक्शनल आइसोमर्स, FI है। तो A व B क्या है, FI है, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अंग्रेजी में फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो A की बात करें, इसमें A की तुलना इससे किया जाए तो पहले आप समझ लें कि देखो ये O है, इसके दोनों तरफ कार्बन है, यहाँ देखो एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन है, तो ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं कि ये मध्यावयवी, क्लियरली एकदम नजर आ रहे हैं, ये क्लियरली नजर आ रहे हैं भाई। ठीक है, ये मध्यावयवी है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना इससे कर ले, या इसकी, देखो अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करता हूं, B व C की आपस में तुलना करें तो जानते हैं क्या है, देखो इधर क्या है, इधर एक कार्बन, इसके तरफ यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी क्या, इधर एक कार्बन, इधर कितना है, 3 कार्बन, तो मध्यावयवी का चांस है ही नहीं। अगर B व C की तुलना किया जाए तो यहाँ पर O के इधर एक कार्बन, इधर 3 कार्बन, यहाँ भी O के इधर एक कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी और यहाँ भी क्या बनेगी, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला। इसका जो नाम लिखेंगे आप, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन
इसका नाम लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 2 3 ऐसा अंकन करेंगे ना, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम लिखेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन है, मेथॉक्सी का पोजीशन बदल जा रहा है, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, स्थान समावयवी, पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन अगर आप इसकी और इसकी तुलना करें तो ये मध्यावयवी ही रहेंगे, बता दे रहा हूं। यहाँ भाई O की तरफ एक कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, यहाँ O की तरफ 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, मध्यावयवता का। हालांकि देखो लंबाई, जनक श्रृंखला की लंबाई यहाँ 3 कार्बन की है, यहाँ जनक श्रृंखला की लंबाई 2 कार्बन की, लेकिन आपको मैं बताया चेन आइसोमर्स को देखना ही नहीं है, आपको CI नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, मेटामर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक होता है वरीयता श्रेणी होता है, समावयवता में भी वरीयता श्रेणी होता है, किसको ज्यादा महत्व दिया जाए, किसको कम महत्व दिया जाए। तो उसके लिए ट्रिक होता है, बता दे रहा हूं मैं आपको, एक ट्रिक होता है RTFMCP, एक यहाँ का ऑर्डर होता है, वरीयता श्रेणी होता है। समावयवता में भी वरीयता होती है, किसको ज्यादा वरीयता देनी है, किसको कम वरीयता देनी है। तो सबसे ज्यादा वरीयता दिया जाता है, जानते किसे, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, आप बोल सकते हैं रिंग चेन, RC को रिंग चेन कहा जाता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसको मैं इसके बाद पढ़ा दूंगा, हालांकि मैंने हेडिंग नहीं कराया है, आप पढ़ लेंगे उसको। इसके बाद T का मतलब होता है टाटोमेरिज्म, जो कि आप जानते हैं चला अवयवता, टाटोमेरिज्म है। तो F का मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, M का मतलब क्या है, मेटामेरिज्म। सबसे देखो सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया जाता है, रिंग चेन वाले को, उसके बाद किसको, टाटोमेरिज्म को, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, मेटामेरिज्म को, फिर हाँ चेन है, फिर पोजीशन है। तो मेटामेरिज्म अगर आता है तो इन दोनों को ध्यान नहीं देते, केवल मेटामेरिज्म को ही देखना है, मेटामेरिज्म को ही देखना है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के केस में ये दोनों आपस में हो जाएंगे, पोजीशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी देखो लंबे जनक श्रृंखला की लंबाई तो समान है। ठीक है, मध्यावयवता का केस ही नहीं है, इन दोनों में मध्यावयवता का केस नहीं है। हाँ इससे दोनों हैं, ए की तुलना चाहे बी से करें, चाहे ए की तुलना सी से करें। आप क्या देख पा रहे हैं, इधर O की एक तरफ 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, लेकिन O की एक तरफ 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन। इसकी बात कर लें, यहाँ भी वही हाल है, एक तरफ 3, एक तरफ 1। ठीक है, तो O जो है इसका जो है A व B और A व C, ये आपस में क्या है, मेटामर्स है, मध्यावयवी है, लिख लेंगे A व B और कौन, A व C, ये आपस में क्या है, मेटामर्स, अंग्रेजी मेटामर्स लिखते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगला देखो, मैं इसकी बात करूं, यही भी वही हाल है, ए की तुलना, भाई यहाँ देखो इसका नाम थायो ईथर है, ये ईथर है, O आएगा तो दोनों तरफ कार्बन होंगे, वो ईथर होगा। अगर सल्फर आ जाए O के स्थान पे तो थायो ईथर होता है। यहाँ दोनों तरफ 2 कार्बन है, यहाँ एक, भाई दिख तो रहा है कि बहुसंयोजी परमाणु है या बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। मध्यावयवता में यही होता है कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के क्रियात्मक समूह समान होता है। एक लाइन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, अगर मान लीजिए ध्यान से लिखना हो, सही अच्छे तरीके से लिखेंगे, मध्यावयवियों में क्या होता है, क्रियात्मक समूह समान होता है, किंतु बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह में एल्किल समूहों की प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एल्किल समूह डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यही हाल है कि यहाँ दोनों तरफ भाई 2 कार्बन, इधर 1 3, यहाँ भी देखिए 1 3 वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ भी वही हाल है, A व B और A व C, ये आपस में क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें आप, इसकी बात करें, ये जानते हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, मध्यावयवियों में क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। देखो यहाँ जो है एस्टर है ना, एस्टर भाई COO है, यहाँ भी COO है। आप देखें इधर C के इधर 2 कार्बन है और इधर O के इधर 1 कार्बन, ये क्रियात्मक समूह ही पूरा मान लो, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। यहाँ क्या देख पा रहे हैं, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। तो यहाँ जो है वही एल्किल समूहों का नेचर अलग है कि यहाँ O से जुड़ा हुआ 1 कार्बन है, यहाँ O से जुड़ा हुआ 2 कार्बन, यहाँ कार्बन से 2 कार्बन, यहाँ कार्बन से 1 कार्बन। तो एल्किल समूहों के नेचर डिफरेंट है, बाकी क्रियात्मक समूह समान टाइप का है। एस्टर यहाँ भी, एस्टर यहाँ भी।
तो ये आपस में क्या है, मेटामर्स है। यहाँ भी ए व बी क्या है, ये आपस में मेटामर्स है। लिख दे रहा हूँ, मेटामर्स। अब देखो ध्यान से एक प्रश्न और, इनकी बात कर लें। देखो आपके मन में चल रहा है ये बड़ा बेहतर, यहाँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये वाला है। देखो अगर आप इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे, कीटोन है ना, इसका नाम लिखेंगे पेंटेनोन 3, यही होगा भाई। ओन तीसरे पर कीटोन है, इसका पेंटेनोन 2 होगा। तो देखो पहली बात ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ एल्किल समूहों का नेचर डिफरेंट है, ये मध्यावयवी है, और इसके स्थान समावयवी होने का भी चांस है। स्थान समावयवता में क्या होता है, क्रियात्मक समूह समान होते हैं, जो भी हो सब समान होते हैं, प्रतिस्थापी समूह, पार श्रृंखला क्रियात्मक समूह, बहुबंध समान होते हैं, बस इनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। इनकी पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यही है कि यहाँ देखो क्रियात्मक समूह कीटोन यहाँ भी, कीटोन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कीटोन ओन जो है तीसरे पर आएगा और यहाँ का आ रहा है दूसरे पर। तो ये दोनों आपस में मध्यावयवी भी हैं, मध्यावयवी भी हैं और स्थान समावयवी भी हैं। तो इसके लिए कई बार प्रश्न आया हुआ है इन दोनों का। देखें कि आपस में इनका आपस में संबंध क्या है। पेंटेनोन 3 का देखो ध्यान से, पेंटेनोन 3 है और यहाँ क्या करेंगे, पेंटेनोन 2। भाई यहाँ से अंकन होगा पेंटेनोन 3 और पेंटेनोन 2, इनका आपस में क्या संबंध है। तो देखो पहली बात तो देखो ये स्थान समावयवी भी नजर आ रहे हैं आपको भाई, कीटोन एक बार दूसरे पर है एक बार तीसरे पर है, तो स्थान समावयवी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये मध्यावयवता को मध्यावयवी भी हैं। तो अगर उन दोनों में पूछा जाए ऑप्शन, अगर आपको ना दिया हो, देखो जैसे अगर मान लो ऐसे ऑप्शन दिया हो श्रृंखला समावयवी, आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया श्रृंखला समावयवी, स्थान समावयवी, मध्यावयवी, और इनमें से कोई नहीं ऐसा दिया हो, तो आप मध्यावयवी को मारेंगे। और मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दिया हो कि ठीक है, मान लीजिए वही ऑप्शन दे दे कि स्थान समावयवी, श्रृंखला समावयवी, और तीसरा ऑप्शन दे दे स्थान और श्रृंखला स्थान और नहीं हाँ, तीसरा ऑप्शन दे दे मध्यावयवी, और चौथा ऑप्शन दे दे कि स्थान और मध्यावयवी दोनों है। ध्यान दें आप, अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि स्थान और मध्यावयवी दोनों है, तो उसमें आप मध्यावयवी को मत मारिएगा, दोनों आइएगा। हाँ, दोनों का रिलेशन है, लेकिन जब दोनों में से किसी एक को कहने की बारी आती है तो आप वरीयता श्रेणी के हिसाब से मध्यावयवता को बोल देते हैं। अगर मध्यावयवता नहीं हो फिर वो स्थान ही है, तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो मध्यावयवता ना दिया, ऑप्शन ना दिया मध्यावयवता, फिर स्थान होंगे। स्थान और मध्यावयवता दोनों दिया हो, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना हो, मध्यावयवता को चुनेंगे आप। थोड़ा यही बात है। ऐसे इसकी भी बात इनसे भी कर लेना, ये भी मध्यावयवता ही मध्यावयवी होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ ध्यान दें आप, अगर इसकी और इससे तुलना करें ना, इसका यूपीएससी नाम देखो, यहाँ तो जनक श्रृंखला की लंबाई 4 कार्बन की, यहाँ जनक श्रृंखला की लंबाई 5 कार्बन की। तो आपके मन में चलना चाहिए कि ये श्रृंखला समावयवी भी हैं, चेन वाले। यहाँ जनक श्रृंखला में 5 कार्बन, यहाँ जनक श्रृंखला में 4 कार्बन, चेन वाले भी हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि मध्यावयवता के केस में चेन पोजीशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नकार देते हैं। किसको ध्यान रखते हैं, मध्यावयवी। तो ये आपस में क्या है, मध्यावयवी। चेन मत मार दीजिएगा, दिख रहा है चेन में डिफरेंस, लेकिन अगर मेटामर्स मध्यावयवी आ जाए तो फिर चेन को पोजीशन को ध्यान नहीं रखते। तो जो ये होगा इसका नाम लिख सकते हैं आप 2 मेथिल नहीं 3 मेथिल, यहाँ से अंकन होगा 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2, 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2। तो जो ए होगा वो बी और सी दोनों का क्या होगा, मध्यावयवी। और स्थान देखो ध्यान दें, जो ए की मतलब फर्स्ट बात करने की, ए जो होगा वो बी का और सी का दोनों का मध्यावयवी होगा। मान लीजिए आप ए और बी में एक और रिलेशन देखना चाहें तो स्थान समावयवी हो सकते हैं। ए और बी में 2 रिलेशन है, मध्यावयवी का और किसका, स्थान समावयवी का। मान लीजिए बी और सी को देखना, बी और सी, तो देखो पहली बात ये मध्यावयवी है भाई। देखो पीटो भाई दोनों तरफ जो है एल्किल समूह का नेचर डिफरेंट है। यहाँ एक तरफ नॉर्मल प्रोपिल है, इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह। तो यहाँ एक मेथिल है, एक नॉर्मल प्रोपिल है, यहाँ एक तरफ मेथिल एक तरफ आइसोप्रोपिल है। नेचर अलग अलग है, एल्किल समूह का नेचर अलग अलग, तो होगा वही मध्यावयवी।
इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा श्रृंखला समावयवी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये आपको क्या दिख रहे हैं, श्रृंखला समावयवी। यहाँ पांच कार्बन की लंबी श्रृंखला, यहाँ 4 कार्बन की, लेकिन उसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा इधर देखें आप, यहाँ जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम जानते हैं, एसिड एनहाइड्राइड है। यहाँ जो क्रियात्मक समूह एनहाइड्राइड है। इधर देखें 2 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ क्या है, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। एल्किल समूहों का नेचर अलग अलग है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स, मध्यावयवी होंगे। तो यहाँ जो ए व बी होंगे ये आपस में होंगे मेटामर्स। अच्छा देखो ध्यान से, इन दोनों की बात कर लें तो वही है कि देखो क्रियात्मक समूह समान टाइप का है, तो मेटामर्स का ही ऑप्शन आपके मन में फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि चेन ऑफ पोजीशन को ध्यान नहीं रखा जाता है। पहले आपके मन में क्या आना चाहिए, मेटामर्स, ठीक है। तो ये जो है मेटामर्स है भाई, चाहे इसका इससे तुलना कर लें, ये भी होगा मेटामर्स, मेटामर्स होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की तुलना कर लूं तो पहले डिग्री देखो, 3rd डिग्री एमीन है, यहाँ भी 3rd डिग्री एमीन, ये 3rd डिग्री एमीन, ये भी क्या है 3rd डिग्री एमीन। आप देखें कि जो ये है ना आपका, इसकी एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। एल्किल समूह 3 होंगे ना, 3rd डिग्री एमीन है भाई, 3 एल्किल समूह होंगे, एक तरफ एथिल, एक तरफ एथिल, फिर मेथिल। यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ मेथिल, यहाँ प्रोपिल। तो एल्किल समूह का नेचर से अलग अलग है, एल्किल समूह का नेचर से अलग अलग है, तो ये आपस में क्या होंगे, मेटामर्स, ठीक है। ए व बी होंगे जो, वो होंगे मेटामर्स। और यहाँ देखें आप क्या होगा, ए व बी, ए व सी, ये आपस में क्या है, मेटामर्स, ठीक। ये देखो जो मैंने बात बताई वो लिखवा दिया है कि मध्यावयवियों का जो जोड़ा होता है, युग्म होता है, उसमें क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह, बहुबंध, प्रतिस्थापी समूह, ये सब की प्रकृति चेंज नहीं होती है, इन सब की प्रकृति चेंज नहीं होती है। जैसे मान लो देखो, जैसे अगर आपको ऐसे प्रश्न दिया जाए और ये दिया जाए, तो अभी तक आपने इसको पढ़ा था स्थान, स्थान समावेश होता है, लेकिन जानते हैं स्थान से पहले ये क्या है पता है, अभी डबल बॉन्ड्स है, इसके इस तरफ ऐसा ना करें, हाँ ठीक है, ये स्थान है, यहाँ पे तो कोई एल्किल समूह है नहीं ना। अगर एल्किल समूह आ जाए ऐसा कुछ, देखो एक बढ़ा लीजिए फिर यहाँ कर दीजिए, अब स्थान होंगे, लेकिन स्थान से पहले क्या हो जाएंगे, मध्यावयवियों के बारे में। देखो अगर ये कार्बन नहीं होता तो फिर ये पोजीशन वाले थे, यहाँ पे दूसरे पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले पे डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक कार्बन बढ़ा लिया जाए तो फिर क्या देखेंगे आप, ये आपस में मेटामर्स, स्थान होंगे लेकिन स्थान से पहले क्या होंगे, मेटामर्स। इनको क्या नाम दिया जाएगा, मेटामर्स। सेम है, थोड़ा बदल दिया जाए कुछ, ये डबल बॉन्ड से इधर, नहीं, कार्बन तब बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब ऐसा देखो, अभी हो सकते हैं मेटामर्स, लेकिन ज्यादा लंबा एग्जांपल हो जाएगा, अभी ठीक है ना, फिर भी वही है, अब ठीक है, ठीक है, इसको लिख ले फटाफट। देखो ये भी क्या होंगे, इनका रिलेशन क्या होगा, ये भी आपस में मध्यावयवी ही होंगे, डिग्री सेम है। यहाँ देखो ये मेथिल नॉर्मल प्रोपिल, ये मेथिल आइसोप्रोपिल, ये भी आपस में क्या होंगे, ये हाँ बी व सी मेटामर्स होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ का तो लिख लेंगे ना आप लोग, 5वें का क्या लिख लेंगे, इसका यम लिखा आपने, तो ए व बी, ए व सी है ना, और बी व सी, ये सब आपस में क्या है, मेटामर्स है। मेटामर्स के अलावा ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, पोजीशन वाले, ठीक है, इसको छाप लें। अच्छा देखिए ध्यान से, एक नोट पॉइंट है ना, मैं तुमको बता चुका हूँ चला अवयवता के बारे में, आप लोगों को चला अवयवता के बारे में बताया जा चुका है कि चला अवयवता को आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। चला अवयवता के प्रोसेस में
कार्बोरेडान का मतलब जब कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उसे कार्बोरेडान कहते हैं। ठीक है, जब कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज उसे कहा जाएगा कार्बोरेडान। और रेजोनेंस, अनुनाद, इन सभी घटनाओं का जो है, ये सभी घटनाएं शामिल होती हैं, ऐसा बोले चला अवयवता की प्रक्रिया में। और कार्बोरेडान, अनुनाद, ये सब प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसी वजह से आपको इसको थोड़ा बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। रेजोनेंस वगैरह पढ़ा लेने के बाद, अनुनाद वगैरह पढ़ा लेने के बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करके लिखिएगा, रखिएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद समावयवता में एक और टॉपिक में पढ़ा दे रहा हूँ आपको। कौन सा भाई? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग मतलब जानते हैं, करते हैं आप लोग ना, ये लिखा गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है चक्रीय श्रृंखला समावयवता। चक्रीय श्रृंखला समावयवता, इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें भी अगर समावयवता है तो अणुसूत्र समान रहेंगे। भाई समावयवता की प्रोसेस में क्या होता है? दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र क्या रहते हैं? समान। तो इसमें अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन बंद श्रृंखला अथवा खुली श्रृंखला पाई जाएगी। मतलब यौगिक का अणुसूत्र वही रहेगा, उसी अणुसूत्र के द्वारा बंद श्रृंखला को दिखाया जाएगा और उसी अणुसूत्र के द्वारा खुली श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। तो उस प्रक्रिया के दौरान कौन सा समावयवता दिखाई देगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अणुसूत्र समान रहेगा, उसी अणुसूत्र के द्वारा किसको दिखा सकते हैं आप? खुली श्रृंखला को दिखाएंगे, और उसी अणुसूत्र के द्वारा किसके दिखाएंगे? किसे दिखाएंगे? हाँ, बंद श्रृंखला को। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है साइक्लोएल्केन व एल्कीन। जो साइक्लोएल्केन होते हैं, एल्कीन होता है, तो एल्कीन का जो अणुसूत्र होता है, साइक्लोएल्केन का अणुसूत्र होता है, वो दोनों आपस में समान रहता है। ठीक है, उन दोनों का अणुसूत्र आपस में क्या रहता है? समान रहता है। लेकिन एक में खुली श्रृंखला होती है, एल्कीन के केस में खुली श्रृंखला होती है, और साइक्लोएल्केन के केस में कौन सी श्रृंखला होती है? बंद। एक को खुली श्रृंखला के द्वारा दिखा रहे हैं आप, और एक को बंद श्रृंखला के द्वारा दिखा रहे हैं, तो उन दोनों में कौन सा संबंध है? ये वाला रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला संबंध है। समझ पा रहे हैं आप? आराम से समझना है। तो देखो ध्यान से, वही बात लिखाया गया आपको कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, किंतु क्या कह सकते हैं? अचक्रीय या चक्रीय श्रृंखला, या आप इसको और बेहतर भाषा में क्या लिख सकते हैं? अचक्रीय को लिख सकते हैं खुली श्रृंखला। अचक्रीय को क्या बोल देंगे आप? खुली श्रृंखला। और चक्रीय को क्या बोल देंगे? बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा? रिंग चेन आइसोमर्स। आपस में रिंग चेन आइसोमर्स कहा जाएगा, और इस पूरी घटना को आप बोल देंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे बताया गया, देखो यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो? C3H6 हो, तो C3H6 के द्वारा आप प्रोपीन को दिखा सकते हैं, और आप दिखा सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये प्रोपीन है। क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। प्रत्येक कार्बन के पास क्या होगा? दो दो हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके द्वारा आप प्रोपीन को दिखा सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन को दिखा सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स कह सकते हैं, RCI कह सकते हैं। ए व बी आपस में क्या है? RCI, रिंग चेन आइसोमर्स। भाई रिंग है और चेन है, खुली श्रृंखला है। इधर बात करें आप, तो देखो ये जो अणुसूत्र है सामान्य केस में आप एल्कीन का ही मानते हैं। इस अणुसूत्र को सामान्य केस में आप एल्कीन का ही आज तक मानते आए हैं। ठीक है, कि अणुसूत्र एल्कीन का है। इसके अलावा ये साइक्लोएल्केन का भी संभव है। एल्कीन मतलब 4 कार्बन ब्यूटीन का है, तो ये ब्यूटीन में क्या है? कार्बन आप जैसे एक बार डबल बॉन्ड लगाएंगे तो आप चाहे यहाँ लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, चाहे बीच में लगा देंगे। ये भाई एल्कीन ही है, ये एल्कीन ही है। ठीक है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। यहाँ कोई चांस ही नहीं था, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है। ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी तुलना अगर इससे करें, ये तो आप जन्म ही करते हैं कि एल्कीन है या साइक्लोएल्केन, ब्यूटीन है साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों आपस में यही है, RCI है, रिंग चेन आइसोमर्स। इसके अलावा देखो ये भी हो सकता है भाई, इसका भी अणुसूत्र देखो, एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन होगा ना, 4 कार्बन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3।
तो क्या मिलेगा, चार, दो इधर, एक इधर, तीन इधर, क्या मिलेगा, 4 3 7 और 1 8, है ना वही। तो ये भी संभव है, संभव हो सकता है। इसके अलावा आपका ये भी संभव हो सकता है, देखिए पहले, ठीक है। देखो यहाँ एक एच होगा, यहाँ एक एच होगा, लेकिन ये इसमें नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं ये नहीं होगा यार, क्योंकि देखो अणुसूत्र समान नहीं है। 8 आना चाहिए ना, ये नहीं चलेगा। इसको डीयू के केस में पढ़ेंगे आप, अभी मैं आपको हल में डीयू पढ़ाऊंगा, डीयू से कुछ संबंधित कुछ प्रश्न बता दूंगा। इसको छोड़िए आप लोग, ये जो तीन है आपस में, इसका तुलना चाहे इससे करो चाहे इसका तुलना इससे करो। एक खुली श्रृंखला होगी, बंद श्रृंखलाएं वगैरह होंगी, तो उनमें जो है कौन सा संबंध होगा, वही RCI वाला संबंध, रिंग चेन आइसोमर्स वाला संबंध, ठीक है। तो ये आपस में RCI है, लिख सकते हैं चाहे आप A व B और A व C, ये आपस में क्या है, RCI। इसके अलावा देखो एक और बताया है, ठीक है। मान लीजिए जिनका अणुसूत्र C5H10 हो, तो सामान्य केस में आप उसको पेंटीन मानते हैं। पेंटीन भी हो सकता है और साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। पेंटीन भी हो सकता है और कौन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें और इसमें संबंध देखेंगे, अभी मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ जो अभी लिखा था ना, अभी इसको उसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, पहले आप इसको समझें। ये पेंटीन है भाई, पेंटीन है, एच वगैरह सब देख लेंगे, बराबर ही आएगा। ये पेंटीन है, ये साइक्लोपेंटेन है, इन दोनों का रिएक्शन जनरली करते हैं आप। इसके अलावा एक कार्बन अगर कम कर दें आप, 4 कार्बन और एक कार्बन बाहर निकाल दो, तो वहां भी 5 कार्बन है, एच वगैरह देख लेना सब बराबर आएगा, एच देख लीजिएगा। तो 5 कार्बन से आप 4 कार्बन की तरफ जा सकते हैं, और न्यूनतम 3 कार्बन की बंद श्रृंखला भी संभव होती है भाई। 5 कार्बन, सबसे कम कार्बन की जो बंद श्रृंखला होती है वो 3 कार्बन वाली होती है। तो आप जो है 5 से आ जाए 4 पे, एक बचा देंगे बाहर, 3 पे आएंगे 2 बचेगा, अगर 3 पे आएंगे तो कितना बचेगा, 2, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 पार श्रृंखला बचा दी आपने। और वो साथ में भी हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है ना, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसा भी छाप सकते हैं, बात एक ही होगा। इसका भी नाम होगा 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, उसका भी नाम क्या होगा, 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा मैं एक और देख लो, जैसे मान लो ऐसी बात कर लूँ मैं, C4, चलो C4H6 आ जाए, इसको आप ब्यूटाइन बोलेंगे, ब्यूटाइन होता है, ये ब्यूटाइन होता है। तो मैं अगर बात करूँ ब्यूटाइन की, तो अगर आप देखें इसमें रिंग चेन वाली बात करें, तो रिंग चेन के केस में यहाँ जो बनाएंगे ना, नॉर्मली तो पहले आप ऐसे बना लें, ये एक कार्बन, ये मान लो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही है, ये दोनों, इन दोनों में संबंध है PI का, पोजीशन आइसोमर्स, आपस में क्या है, पोजीशन का। भाई यहाँ जो है ट्रिपल बॉन्ड पहले पर ही है और यहाँ पे क्या है, दूसरे पर है। अगर मैं इसमें रिंग चेन बनाना चाहूँ, रिंग चेन, ये चेन है, अभी रिंग बनाना है, तो रिंग के केस में देखो आप ना ऐसा बना सकते हो, एक बना दो ऐसा। अगर आपने, मैं बता दूं आपको, एल्काइन बना लीजिए आप लोग, और थोड़ा सा, हाँ एल्काइन बना लीजिए आप, और जानते हैं क्या बनाएंगे, साइक्लो एल्कीन। देखो हालांकि एल्काइन और साइक्लो एल्कीन, इन दोनों में एफआई का रिलेशन है, फंक्शनल वाला, लेकिन फंक्शनल से भी ऊपर कौन होता है, रिंग। वरीयता के हिसाब चलना है, अगर रिंग नहीं है फिर एज फंक्शनल पे, भाई वरीयता श्रेणी के हिसाब से चलना है। अगर रिंग चेन नहीं दिख रहा है तो फंक्शनल बोल देंगे आप, समझ पा रहे हैं। वैसे ही अगर मेटामर्स नहीं दिख रहा है तो आप बोल देंगे चेन या पोजीशन बोल सकते हैं। अगर मेटामर्स मिल जाएगा, चेन या पोजीशन को छोड़ दिया जाता है। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग ना, मेटामर्स मिला तो चेन पोजीशन छोड़ दिया जाएगा, अगर रिंग चेन मिल गया तो एफ आई वगैरह को छोड़ देंगे। हालांकि यही बात है ना, ये आइन और इन क्रियात्मक समूह डिफरेंट है, ये एफ आई है एक दूसरे के, लेकिन अगर उससे अगर रिंग चेन मिल जाए तुमको तो पहले वो रिंग चेन होंगे, और जल्दी रिंग चेन नहीं मिलता है, रिंग चेन वाली कैसे जल्दी नहीं मिलती, ये बात कर लूं। और देखें ध्यान से, बात कर लिया जाए, 4 कार्बन था, मान लो एक कार्बन ऐसा आ जाए,
मैं यहाँ देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक होगा ना, इसके पास एक होगा ना, 3 हो गया, और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी चल जाएगा, ये भी इसी में हो जाएगा शामिल। और इसके देखो, इसके अलावा आप चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, ये कार्बन लिख लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं। भाई चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी इस कार्बन की, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी, 2 ऊपर तो 6, ये संभव है। इसके अलावा ये चाहे करो ना, ये सी मान लें आप इसको, ये सी नहीं, ये सी होगा, ये डी होगा। और भी संभव है, देखो ध्यान से थोड़ा सा देख लो। मैं ई की बात कर लूं, आप चाहें तो एक ऐसा भी बन जाता है यार। देखो अगर यहां बात करें ना तो 1 2 3 पर आएगा ना, ठीक। इसका अगर आप यहां बनाना चाहेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 इसको मानेंगे, 3 पर मेथिल आ जाएगा ना यार, तीसरे पर मेथिल होगा। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे 1 पे ही मेथिल आ जाएगा। दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, बता दे रहा हूँ। अंकल तो यहाँ से करेंगे, लेंगे ना आप लोग, यहाँ से करोगे तो भी फर्स्ट नंबर, यहाँ से करेंगे तो भी फर्स्ट नंबर, लेकिन यहाँ फर्स्ट पे मेथिल मिल जाएगा, तो वो दोनों डिफरेंट है। इस ऐसा करें ना, आप इसको डी कर लीजिए, उसको ई कर लें आप, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा ज्यादा रिलेशन दिख रहा है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड्स अंदर ही है, वहां भी डबल बॉन्ड्स अंदर ही है, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल रहा है। तो पोजीशन वगैरह सब छोड़ दीजिए, आप रिंग चेन पे आना है सबसे बड़ा। इसके बाद ई है, इसके बाद एफ आ जाए, एफ वाले में ऐसा बना दो आप, जो अभी आपने देखा था, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। इतना छाप लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, क्या लिखा गया है। जो संरचनात्मक समावयवी होते हैं, आप जानते भी हैं कि अगर संरचनात्मक समावयवी होते हैं, उनका डीयू अणुसूत्र समान होता है। डिफरेंस किसमें होता है? आईयूपीएसी नाम में। आईयूपीएसी नाम, अगर 2 संरचनात्मक समावयवी हैं तो उनका आईयूपीएसी नाम आपस में अलग अलग होगा, ठीक है। और त्रिविम समावयवी क्या होते हैं? त्रिविम समावयवियों का जो है आईयूपीएसी नाम भी समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, डीयू समान होता है, और उसके साथ में क्या समान होता है? आईयूपीएसी नाम भी समान होता है। इनको जो है अलग करना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होता जाता है, ठीक है। जो त्रिविम समावयवी होते हैं उनको अलग करना जो है और भी अधिक मुश्किल होता जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका आईयूपीएसी नाम भी समान हो जाता है। अब देखो, त्रिविम समावयवी कहते किसे हैं? त्रिविम समावयवी कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, डीयू समान हो, और आईयूपीएसी नाम भी समान हो। ऐसा लिख सकते हैं आप कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, डीयू समान हो, आईयूपीएसी नाम भी समान हो, लेकिन आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था का मतलब कि परमाणु या परमाणु समूह आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार से या भिन्न भिन्न कोण पर व्यवस्थित होते हैं। परमाणु वही रहेंगे, परमाणु या परमाणु समूह सब समान रहेंगे, आईयूपीएसी नाम वगैरह सब समान रहेगा, लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या रहेगी? भिन्न भिन्न रहेगी। आकाश में जो अरेंजमेंट होगा परमाणु या परमाणु समूहों का, वो भिन्न भिन्न प्रकार से होगा, तो उन्हें आपस में क्या कह देंगे? त्रिविम समावयवी। और इस पूरी घटना को आप क्या बोलते हैं? त्रिविम समावयवता। समझ पा रहे हैं आप लोग? बस यही है कि आईयूपीएसी नाम भी समान होगा, डिफरेंस किसमें होगा? आकाशीय व्यवस्था। आकाशीय व्यवस्था को यही लिखा है आपने, 2 या 2 से अधिक यौगिक, ये लिखी गई बातें हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, डीयू समान हो, आप चाहे तो एक पॉइंट और बना सकते हैं, आईयूपीएसी नाम भी समान हो, किंतु आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आपस में क्या कहा जाता है? त्रिविम समावयवी कहा जाता है। और इस पूरी घटना को आप क्या बोलते हैं? त्रिविम समावयवता। जो आकाशीय व्यवस्था है, आकाशीय व्यवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। आकाशीय व्यवस्था, स्पेशियल अरेंजमेंट।
ये भिन्न होता है। और अभी क्या है, ये त्रिविम समावयवता का प्रकार है। कितने टाइप का होता है त्रिविम समावयवता? जो त्रिविम समावयवता है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। एक संरूपण होता है, एक होता है विन्यासी। संरूपण समावयवता और विन्यासीय समावयवता। जो संरूपण समावयवता होता है, इसमें जो यौगिक होते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? संरूपण समावयवता जो भी यौगिक दिखाएंगे उन्हें आपस में कह सकते हैं संरूपण समावयवी। जो भी यौगिक संरूपण समावयवता को दिखाएंगे उन्हें आपस में क्या कहेंगे? संरूपण समावयवी। जो संरूपण समावयवी होते हैं आपस में उनको अलग नहीं कर सकते हैं, यही लिखा गया है, उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके लिए एक वर्ड लिखा है अविलगनीय। अविलगनीय का मतलब होता है नॉन आइसोलेबल या नॉन सेपरेबल भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। किसको? संरूपण समावयवियों को आपस में सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको नहीं किया जा सकता सेपरेट। और दिखाता कौन है जी? एल्केन। सबसे बड़ी बात रट लीजिए कि संरूपण समावयवता को दिखाता कौन है? एल्केन। ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? विन्यासी समावयवता। जो विन्यासी समावयवता होता है या विन्यासी समावयवी होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें विन्यासी समावयवता पाया जाएगा, उन्हें क्या कह देंगे आप? विन्यासी समावयवी। जो विन्यासी समावयवी होते हैं उनको आपस में अलग किया जा सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल है, इसको अलग नहीं कर सकते। किसको? संरूपण समावयवियों को। जो विन्यासी समावयवता है उसको आगे चल के आप दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, इनेंसियोमर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इनेंसियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स। इनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। इनेंसियोमर्स को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विविर प्रतिबिंब रूप। विविर प्रतिबिंब रूप अंग्रेजी, हिंदी नाम है इसका, अंग्रेजी है डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। अब देखो ये लिखा कि ये मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, प्रतिबिंब रूप, समावयवी भी कह सकते हैं आप। इनेंसियोमर्स को आप क्या बोल सकते हैं? प्रतिबिंब रूप समावयवीय, मिरर इमेज आइसोमर्स। और इनको क्या कहा जाता है? नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स। एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखो इसको दो कैटेगरी पढ़ेंगे आप, इरिथ्रो इनेंसियोमर्स और थ्रियो इनेंसियोमर्स। जो इनेंसियोमर्स है इसको दो कैटेगरी पढ़ेंगे आपको, किसमें इरिथ्रो इनेंसियोमर्स और थ्रियो इनेंसियोमर्स। और जो डायस्टीरियोमर्स है उसको दो कैटेगरी पढ़ेंगे आप, किसमें भाई? ऑप्टिकल प्रकाशिक और एक ज्यामिति जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल। ठीक है, इतना कैटेगरी पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले रट लें आप ये वाला, जो ज्यामिति नहीं होता, ज्यामिति, ज्यामिति समावयवता आप पढ़ेंगे। एल्कीन दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं? एल्कीनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ज्यामिति समावयवता को एल्कीन दिखाते हैं, और इसको कौन दिखाता है? एल्केन। कितना फटाफट लिख लें। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से। पहला हेडिंग क्या है? संरूपण समावयवता। इसके बाद आपको ज्यामिति पढ़ाएंगे, विन्यासी इसके बाद में पढ़ाएंगे, वो बड़ा है काफी। संरूपण में केवल एल्केन दिखाता है। ठीक है। संरूपण समावयवता क्या होता है? एल्केन दिखाते हैं। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। तो कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। तो अगर परमाणुओं के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो उनके बीच का जो घूर्णन होता है, घूर्णन, वो मुक्त रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से। मुक्त रूप से मतलब एक परमाणु को रोककर आप अगले परमाणु को घुमा सकते हैं, पूरे तरीके से घुमा सकते हैं। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो परमाणुओं के बीच का जो घूर्णन होता है वो कैसा होता है? मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। परमाणु, एक परमाणु को, मान लीजिए दो परमाणुओं के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है, तो एक परमाणु को आप रोक सकते हैं और अगले परमाणु को आप घुमा सकते हैं। लेकिन अगर पाई बॉन्ड वगैरह आ जाए, कौन आ जाए? पाई बॉन्ड वगैरह आ जाए, तो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है ना, आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, पार्श्वीय यापन से।
तो अगर आप एक को घुमाना, एक को फिक्स रख के अगले को घुमाना चाहेंगे और दूसरा वाला मान लो घुमा रहे हो, थोड़ा बहुत घूमेगा, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर ऐसे इस प्रकार से अरेंज हो गए, ऐसे हैं, ठीक है, अगर इनमें जो व्यवस्था है इस प्रकार से है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था होती एक दूसरे से 90 डिग्री पर आएंगे तो उसको इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में घूर्णन मुक्त रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं आप, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के केस में जो घूर्णन होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, मतलब घूमता है थोड़ा, सीमित में घूर्णन होता है, ठीक है। तो ध्यान दें आप, यही लिखा है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड, आप वहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लिखो, क्या आप क्या कह सकते हैं, परमाणुओं के बीच का बॉन्ड, परमाणुओं के बीच का सिंगल बॉन्ड जो होगा, बीच सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, मुक्त घूर्णन, मुक्त घूर्णन, मुक्त घूर्णन, या आप बोल सकते हैं स्वतंत्र घूर्णन, ये होता है। उसकी वजह से क्या होती है, एक को फिक्स रखेंगे, अगले को घुमाएंगे, तो अगले परमाणु पर जो भी परमाणु या परमाणु समूह व्यवस्थित होंगे उनकी व्यवस्था बदल जाएगी ना, घूमेगा तो व्यवस्था बदल जाएगी, आकाश में घूमेगा तो आकाशीय व्यवस्था बदल जाएगी। तो वही लिखा है आपने कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मुक्त घूर्णन के कारण परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता है, संरूपण समावयवी, और इस पूरी घटना को आप क्या बोलते हैं, संरूपण समावयवता। तो देखो, घूमने के लिए कम से कम दो परमाणु होने चाहिए, दो परमाणुओं के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। मान लो, ध्यान दें आप लोग, या ऐसा कह लो कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला दिखाएगा ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को घुमाएंगे तो कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेथेन नहीं दिखाएगा भाई, अगर कार्बन कार्बन के बीच में स्वतंत्र घूर्णन होना है तो कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन वाला तो नहीं दिखा पाएगा। तो यही लिखा आपने कि ये इस प्रकार का जो समावयवता है, एल्केन दिखाते हैं लेकिन इसमें मेथेन नहीं दिखाता। तो कौन दिखाएगा, एथेन प्रोपेन, यही सब दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ध्यान दो, अगर एथेन में, अगर आप एथेन में दिखाएं, एथेन जिसका फार्मूला होता है CH3, C2H6 होता है, C2H6 इसका अणुसूत्र है, एथेन नाम है, अणुसूत्र है C2H6। इसमें क्या दिखाना है आपको, में संरूपण, या पूरा हेडिंग ऐसे कर लो यार, एथेन में संरूपण समावयवता। अब देखो होता क्या, बहुत ध्यान से देखें, एथेन में संरूपण समावयवता, जो एथेन होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, C2H6, और इसकी संरचना कैसी होती है, CH3 होती है, ठीक है। इसका अगर आप बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, इसकी दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एक होता है सौहार्स प्रोजेक्शन, सौहार्स सौहार्स प्रोजेक्शन एक होता है, एक होता है न्यूमैन, मतलब एक तरीके से बोलो कि सौहार्स संरचना होती है। सौहार्स संरचना में क्या होता है ना कि जैसे ना ऐसे इस प्रकार से दिखा देंगे, परमाणुओं के बॉन्ड ऐसा दिखा दिया जाए, इस प्रकार से दिखा दिया जाए, ये सौहार्स हो जाता है, सौहार्स स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, भी मैं दिखा दूंगा आपको। सौहार्स संरचना होता है, एक होता है न्यूमैन, जिसमें आप न्यूमैन संरचना को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, न्यूमैन। अब कैसे बनता है वो समझो। तो एथेन का ये स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, इसी का बनाना है क्या, न्यूमैन, अंग्रेजी लिख रहा हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, हिंदी नाम है प्रक्षेपण, न्यूमैन प्रक्षेपण। जानते कैसे बनाने का तरीका देखो,
इसमें क्या है, जैसे 2 कार्बन है, न्यूमेन प्रोजेक्शन में क्या है, आप एक को फर्स्ट नंबर दे, इसे नंबरिंग दे दे, आप फर्स्ट और सेकंड नंबर दे देंगे। जो फर्स्ट वाला कार्बन होता है उसको एक छोटे बिंदु से दिखाते हैं, और सेकंड वाले कार्बन को आप एक गोला बना के ऐसे दिखाएंगे। फर्स्ट वाले कार्बन को एक छोटे बिंदु से दिखाते हैं और सेकंड वाले कार्बन को बड़ा गोला बना लिया जाएगा। इसमें क्या है, जो ये कार्बन नहीं, इसके पास है 3 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। इनको ऐसे आपस में व्यवस्थित कर दिया जाए। अगर आप इनको जो है आपस में ऐसे व्यवस्थित कर दें, ये 3 हाइड्रोजन इस पहले वाले कार्बन के, ये पहला वाला कार्बन, और दूसरा वाला कार्बन को गोले से दिखाएं। देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए आप एक ऐसा मान सकते हैं आप कि मान लीजिए ये एक कार्बन, ये अगला कार्बन, ऐसे मान लें कि ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन है। तो आपने अगर पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, भाई उनको लगा दिया, मान लीजिए किसी भी तरीके से लगा दिया, जो अगला कार्बन है उस पे लगने वाले हाइड्रोजन अगर इसके हाइड्रोजन के ठीक पीछे आ रहे हैं, जैसे इस एक हाइड्रोजन पीछे अगला हाइड्रोजन, अगले हाइड्रोजन पीछे अगला हाइड्रोजन, और अगले हाइड्रोजन के पीछे अगला हाइड्रोजन, एक ये व्यवस्था होती है जिसको आप ऐसे नहीं बना सकते, मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, कुछ अलग स्ट्रक्चर है। बात तो ऐसी ही होती है कि मान लीजिए यही बात है कि पहला कार्बन दूसरा कार्बन है, पहले कार्बन पे लगा है 3 हाइड्रोजन और अगले कार्बन का 3 हाइड्रोजन जो लगने वाला है, और जो लगेगा अगर वो परस्पर समान हो, मतलब जहां इसका है बिल्कुल ठीक उसी के पीछे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी के पीछे हो, तो जानते हैं जो ये हाइड्रोजन दोनों व्यवस्थित है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, अब इसके पीछे का अगला कार्बन से मान लो कि पीछे अगला कार्बन है, उस पे लगने वाला अगर जो हाइड्रोजन है, उस पे लगने वाला जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे आ रहा है। जानते हैं जो हाइड्रोजन दोनों होंगे उनके बीच का जो कोण होता है, जो परमाणु व्यवस्थित है, उन दोनों के जो बीच का ऐसे कोण निकाल लेंगे आप, दोनों के बीच का कोण, ये इसका हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उस कोण को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, अंग्रेजी में बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। अगर दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, जो डाईहेड्रल एंगल होता है, यही इसी का नाम है डाईहेड्रल एंगल, मैं इसे लिख दे रहा हूं, इसी का नाम है डाईहेड्रल एंगल। ये ना अगर एक दूसरे के ठीक पीछे है तो वहां कोण होता है 0 अंश का, 0 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? हाँ, अगर एक दूसरे के परस्पर पीछे हैं तो इसके पीछे अगला एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके ठीक पीछे होगा, तो ठीक पीछे बना नहीं सकते आप, तो मैं इसको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन से। इसको आप ऐसे बना लीजिए, इसको भी आप ऐसे बना लेंगे, इसके नीचे है, समझिए जैसे पहला कार्बन का 3 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन है वो ठीक उसके क्या है, पहले वाले के हाइड्रोजन के ठीक पीछे है। उस केस में जो डाईहेड्रल एंगल होता है कितना डिग्री का होता है? 0 अंश। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन में पहले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के पीछे अगर अगले कार्बन का तीनों हाइड्रोजन आता है, एक दूसरे से 0 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं हाइड्रोजन, उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हैं? इक्लिप्स्ड। अब ऐसे घुमाते रहो, देखो ना ये बॉन्ड है, घुमाइए उसको, एक को घुमाइए, तो देखो अगर आपने घुमा लिया, मान लीजिए 0 डिग्री पर, अगर एक दूसरे से घूम नहीं है, एग्जैक्ट पीछे है, घूमे नहीं, 0 डिग्री का कोण है, अगर मान लीजिए उनको 60 डिग्री घुमा दिया जाए, कितनी डिग्री? हाँ, जो इक्लिप्स मिला है, अगर यहाँ से कितना डिग्री घुमा दें आप? 60 अंश घुमा दिया जाए, 60 डिग्री घुमाने पर, 60 डिग्री घुमाने पर ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो परमाणु होते हैं ना एक दूसरे से मैक्सिमम, मतलब जैसे मान लीजिए इसका 3 हाइड्रोजन है, जो उसका 3 हाइड्रोजन होगा इसके बीच में होगा, मतलब इसके ठीक पीछे नहीं, 3 हाइड्रोजन लग गए हैं आपस में, उनके बीचों में, मतलब कि यही समझेंगे आप लोग, है तीनों हाइड्रोजन उन तीनों हाइड्रोजन के ठीक पीछे नहीं, ठीक मैक्सिमम बीच में होते हैं। हाँ, जब देखो, जब अगर एक दूसरे के ठीक पीछे होते हैं ना, उस केस में उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। जब 0 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के ठीक पीछे होते हैं, तो हाइड्रोजनों के बीच में आपस में क्या होता है? जो आगे वाला हाइड्रोजन होगा, पीछे वाला हाइड्रोजन होगा, उसके बीच में होगा प्रतिकर्षण। लेकिन अगर पीछे वाला घुमा दिया आपने 60 डिग्री, तो वो बीच में आ जाते हैं,
बीच में आने के केस में जो है उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम होता है, न्यूनतम होता है। और अगर प्रतिकर्षण कम से कम है तो स्थायित्व क्या रहेगा, अधिक से अधिक। उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्टैगर्ड, अंग्रेजी में स्टैगर्ड बोलते हैं, तो हिंदी पता नहीं जो भी हो। तो अगर आपने 60 डिग्री घुमा दिया तो जो परमाणु होते हैं, मान लीजिए पहले हाइड्रोजन ऐसा था, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन नहीं कार्बन है, पहला कार्बन था, इसके बीच के 3 हाइड्रोजन आप लगा दें ऐसे ही, अगर उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर अरेंज हो रहे हैं इसके सेकेंड वाले के हाइड्रोजन, अभी तो पहले का हाइड्रोजन है, अगर सेकेंड के हाइड्रोजन का मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से अरेंज होते हैं, ये पीछे उसके, उस केस में इनके बीच का जो कोण होता है कितना होता है, 60 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस व्यवस्था को आप बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, ये देखो, ये कम स्थायी होता है और ये क्या होता है, अधिकतम स्थायी होता है, मैक्सिमम स्थायी होता है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपने 60 के पहले या 60 के बाद मान लो आपने 30 डिग्री घुमा दिया, 20 डिग्री, देखो घुमा सकते हैं, क्या स्वतंत्र घूर्णन है, कितना भी डिग्री घुमा सकते हैं आप। 0 डिग्री मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्थायित्व जो है वो 60 डिग्री पर है। 60 के अलावा अगर आपने कुछ घुमाया, 20, 25, 35 जो भी घुमाया, उन सभी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्यू बोलते हैं, हिंदी नाम है विसंतारित है। अभी सबका हिंदी में लिखवा दूंगा, कहेंगे आप, ठीक है, सभी का हिंदी। देखो, अगर इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उन सभी को आप क्या बोलेंगे, स्क्यू बोलते हैं। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली संरचनाएं क्या होती हैं, होने वाली संरचनाएं आपस में क्या कहलाती है भाई, उनको स्क्यू कहा जाता है। सभी स्क्यू होती हैं, स्क्यू कहलाती है, हिंदी नाम है विसंतारित। तो देखो, कुछ अगर घूमेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर 0 डिग्री पे है मैक्सिमम रिपल्सन होता है, अधिकतम प्रतिकर्षण सबसे कम स्थायी होता है, और यहाँ सबसे कम प्रतिकर्षण सबसे अधिकतम स्थायी। लेकिन अगर घूम जाए, मतलब बीच में मिल रहा है, तो जो स्क्यू मिलता है ना, वो इससे कम स्थायी होता है और इससे ज्यादा स्थायी। भाई सबसे कम स्थायी तो यही है, यहाँ ज्यादा प्रतिकर्षण, कुछ घूमेगा तो कुछ तो प्रतिकर्षण कम होगा। तो जो रिपल्सन का क्रम होता है, प्रतिकर्षण का जो क्रम होता है, वो क्या लिखते हैं आप लोग, जो प्रतिकर्षण का क्रम होगा, ये लिखिए में ना, तो पहले स्थायित्व लिख दो। स्थायित्व, जो स्थायित्व का क्रम होता है सबसे अधिक कौन होता है, स्टैगर्ड होता है। इसके बाद कौन होता है, स्क्यू होता है, और सबसे कम कौन होता है, इक्लिप्स्ड। और अगर यहां बात करें ना, ठीक इसका उल्टा होता है प्रतिकर्षण, या ऊर्जा बोलते हैं आप, ऊर्जा। देखो, जिसका स्थायित्व कम होता है ना, जिसका स्थायित्व कम होता है उसका एनर्जी मैक्सिमम होता है। ऊर्जा और स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है, बता दे रहा हूं। ऊर्जा का और स्थायित्व का क्या होता है, उल्टा रिलेशन। जिसकी एनर्जी कम है उसका स्थायित्व ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका स्थायित्व कम। तो अगर इसका स्थायित्व ज्यादा है ना, इसका एनर्जी सबसे कम, इसका एनर्जी सबसे कम, और सबसे अधिक एनर्जी इक्लिप्स्ड का। जो एनर्जी वाला बात होगा सबसे अधिक इक्लिप्स्ड का होगा, और बीच में स्क्यू रहेगा, और सबसे कम कौन है, स्टैगर्ड। ठीक है, इसको फटाफट लिखना।